नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आज 1 महीना पूरा हो गया है। आज ही के दिन 1 महीने पहले पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में घूमने के लिए गए 26 सैलानियों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के 15 दिन बाद भारत ने 6 और 7 मई की आधी रात को पहलगाम का बदला ले लिया था। पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों को मटियामेट कर दिया गया। इनमें जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर भी शामिल हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के समर्थन में खुलकर सामने आई तो पाकिस्तान के एयरबेस पर भी भारत ने जबरदस्त हमला किया। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकवादी और लगभग 40 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए। आज 1 महीने बाद राजस्थान के बीकानेर की अपनी रैली में पीएम मोदी ने आतंक को लेकर जबरदस्त हुंकार भरते हुए कहा है कि हमने 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है और यह न्याय का नया स्वरूप है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आतंकवाद से निपटने के 3 नए सूत्रों के बारे में भी जानकारी दी। आज पहलगाम हमला और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत मौजूद रहेंगी। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कैसे ललकारा है और आतंकवाद के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से इस आतंकिस्तान को कैसे घेरा है, सुनिए। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अब चूंकि पहलगाम हमले को 1 महीने पूरे हो चुके हैं, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया है, लेकिन वो कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि रही जिसके जरिए आप देश को यह बताना चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी भारत की, और अगर पड़ोसी मुल्क ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो फिर घर में घुसकर इसका जवाब उसको दिया जाएगा। सुधांशु जी। देखिए, इस 1 महीने में हम कहेंगे झेलम में और गंगा में बहुत पानी बह गया। पहला बदलाव यह आया कि अब भारत टेरर के ऊपर निर्णायक आक्रमण करने वाले देशों में से एक हो गया। 2016 में जब उरी में के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हम मिलिट्री के रास्ते से गए, थल सेना ने जाकर उनके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया। जब 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ तो हम एयर के रास्ते से गए और उनका लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया।
2025 में, जबकि अब पाकिस्तान के पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, सब तरफ से वो चौकन्ना था, उसके बाद हमने अंदर जाकर जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय किए। यानी एवरी टाइम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार में कैंप, दूसरी बार में लॉन्च पैड और तीसरी बार में हेडक्वार्टर। और जो मरकज सुभान अल्लाह है, 100 किलोमीटर अंदर जाके बहावलपुर के पास भारत का इतना अंदर जाना, यह दर्शाता है कि कितना बड़ा परिवर्तन आया। समझिए एक दौर था भारत में आके वो लोग आतंकवादी घटनाएं करते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठकर सुभान अल्लाह कहते थे। पहली बार उन्हें सुभान अल्लाह की बजाय या अल्लाह याद दिलाने का काम भारत की सेना ने आके किया है। और दूसरा बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि आज आप देखें पूरा इंटरनेशनल डिस्कोर्स भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर से हटकर टेरर पे आ गया। यानी अब मुख्य मुद्दा यह है कि पाकिस्तान कह रहा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, भारत ने कहा है कि टेरर के ऊपर कर रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा थोड़ा साइड में चला गया है। तीसरा सबसे बड़ी उपलब्धि, हम दुनिया के इस समय इकलौते देश बने हैं जिसने न्यूक्लियर ब्लफ यानी न्यूक्लियर धमकी को दरकिनार कर दिया है। यह पहली बार ऐसा हुआ किसी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर 100 किलोमीटर नहीं 177 किलोमीटर अंदर तक जाके भारत ने काम किया। चौथा मैं उपलब्धि बताना चाहता हूं, और कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। ये उनके वर्ड हैं, मैं कोट से शुरू करके अनकोट करता हूं। कोट वो ये कहते हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने रात को 2:30 बजे मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई बेसेस के ऊपर मिसाइल छोड़े हैं और नूर खान एयर बेस के ऊपर मिसाइल गिरा है, अनकोट। अब इसके बाद जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और वो आके कहे आर्मी चीफ को कोट करते हुए, और नूर खान उनका सबसे स्ट्रेटेजिक बेसिस में से एक है, तो ये अपने आप में प्रमाण है इस बात का। और मैं एक और उपलब्धि बताना चाहता हूं चित्रा जी, जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जितना अच्छा काम किया, पाकिस्तान का चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। इसलिए जो चाइनीज डिफेंस कंपनी है एविक डिफेंस सिस्टम चेंगडू की, उसके इस घटना के तुरंत बाद 9% से लेके 15% शेयर गिरे। 9% से लेके 15% का डाउनफॉल अपने आप में बहुत बड़ा है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की उसको दोबारा उठाने के, उसके बाद भी ओवरऑल चाइना का जो डिफेंस स्टॉक है वो लगभग 6% नीचे आया है। यह इस बात को दर्शाता है कि भारत की तकनीकी क्षमता, तकनीकी दक्षता के साथ साथ, और एक लास्ट में बात कह दूं, पहली बार ऐसा हुआ है भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज चुप है, कोई प्रस्ताव नहीं है, यूएन में कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े देश, जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब और शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर ईरान, दोनों ने आतंकवाद की आलोचना की और उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया है। यानी किसी भी प्रकार का पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भी समर्थन नहीं मिला। ठीक है, सरकार ये अपनी उपलब्धियां बता रही है और गिना रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और दुनिया भर के मुल्कों का किस तरह का रिएक्शन रहा है। सुप्रिया श्रीनेश जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत सरकार अर्ध सत्य बोल रही है? मैं आशा करती हूँ 3 मिनट 15 सेकंड सुधांशु जी बोले और आपने उनको नहीं टोका, मुझे भी नहीं टोकेंगी। ये फेस ऑफ है और हम दोनों को बाकी अपनी बातें कहने का बेधड़क जैसे उनको मौका मिला, मुझे भी मिलेगा। आज सीधा 1 महीना, ठीक 1 महीना हुआ, दुर्दांत आतंकवादी हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए, असलहे लेकर आए और उन्होंने निर्दोष 28 लोगों की हत्या कर दी और 200 किलोमीटर के बाद वो फरार हो गए। आज 1 महीना बीत गया है और शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको भरोसा, और हमारी सेना और शौर्य के पराक्रम ने क्या किया उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आज शहीदों के परिवार जो अपने परिजनों को खोने का 1 महीने का दुख झेल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं वो 4 दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं, उनके सर काट के हिंदुस्तान कब लाएगा और जब वो आएंगे तब न्याय होगा। इसके बाद बात करते हैं सेना के शौर्य और पराक्रम की। हमारी तो सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको नाज है। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने 65 में, 71 में, 99 में बार बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस बार भी वही काम किया, इस बार भी पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई और पाकिस्तान को त्राहिमाम करना पड़ा। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें इतना भरोसा है कि आक्रामक बिल्कुल कार्रवाई सेना कर रही थी और बीच में सीज फायर होने पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। हमारी सेना ने बार बार पाकिस्तान को लेसन सिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमारी सेना ने इंदिरा जी के नेतृत्व में। तो जब सीज फायर होता है तो कुछ सवाल खड़े होंगे, लेकिन हम उस पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो सरकार है उसका दायित्व है, वो कर सकती है सीज फायर, लेकिन
मुझे थोड़ी सी चिंता इस बात की है, और मैं भारत की संप्रभुता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो अमेरिका हो या उसका बाप हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। 11 दिन में 8 बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं और श्रेय लेते हैं मैंने सीज फायर कराया, वो बार बार कहते हैं मैंने ट्रेड की धमकी दी, उनके यहां से वक्तव्य आता है वो हमसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं, उनके यहां से वक्तव्य आता है मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा, वो वक्तव्य देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी न्यूट्रल साइट पर मिलेंगे, और हमारे यहां से प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्रधानमंत्री 2 बार चर्चा 3 बार इस पर कर चुके हैं, आके सामने बोल चुके हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। क्या हमारी संप्रभुता को अमेरिका नहीं लड़का रहा है? कौन होता है अमेरिका हमारे बीच में बोलने वाला? और अगर अमेरिका के 28 नागरिक इस तरह से निर्मम रूप से, क्रूर रूप से मारे गए होते तो क्या वो दुनिया भर से सीज फायर करवाता? मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अमेरिका को बताना पड़ेगा हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करिए, क्योंकि मैं एक बात यहां पर पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन आज जो अमेरिका कर रहा है वो पाप है। वो पाकिस्तान जैसे कंगले आतंकी देश को हमारे समकक्ष लाके खड़ा कर रहा है, वो बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक स्वर में, एक भाषा में ले रहा है, और मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी विफलता यह है कि 2008 के बाद जिस पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मान के आतंक को शरण देने वाला माना जाता था, आज वो पाकिस्तान हमारे समकक्ष बोला जा रहा है। अरे क्या हैसियत है पाकिस्तान की? 41,000 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं कंगले, IMF का लोन ले रहे हैं। अब यह अलग बात है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाए, हमारे साथ वहां के मुल्क, वहां पे IMF के मुल्क नहीं खड़े हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम कोई कैसे साथ में ले सकता है? और अमेरिका बार बार ये कर रहा है, सरकार उसको क्यों नहीं बोल रही है कि आप ये कहना बंद कीजिए, ये हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी इंडिपेंडेंस पर, हमारी इज्जत पर प्रहार है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे बातें करते हैं, अमेरिका से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बंद करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का जो बार बार वो श्रेय ले रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारे बीच में सीज फायर कराने वाले? हमारी सरकार सीज फायर कर सकती है, आक्रामक कार्रवाई हो रही थी उसके बीच में सीज फायर किया, वो सवाल उठ सकता है, लेकिन आप कौन होते हैं भाई? आप कहां से आ गए हमारे बीच में बिचौलिए बनकर? आप कौन होते हैं कश्मीर की बात करने पाए? कश्मीर हमारा मुद्दा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। आज शहबाज शरीफ का बयान मैंने सवेरे देखा, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और दुबई में न्यूट्रल साइट पे वार्ता हो सकती है। अरे तुम कौन होते हो वार्ता कराने वाले? अमेरिका के आप लोग इशारों पे पल रहे हैं, आज हम अमेरिका को बोल नहीं पा रहे, इस तरह की बातें करनी बंद करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संप्रभुता पर यह प्रहार है और सरकार को बोलना पड़ेगा इस पर। इसके अलावा 1 महीना हो गया, उन आतंकियों को खोज निकालिए, क्योंकि देश उनके सिर कटे देखना चाहता है। 2 सवाल सुधांशु जी जो सुप्रिया जी पूछ रही हैं, पहला ये कि आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था वो कहां हैं, उनको पकड़ पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिली है, और बार बार राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, भारत सरकार नाम लेकर उसको खारिज क्यों नहीं करती है? दोनों बातों का मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। पहली बात, जिन लोग आतंकवादियों ने यह कार्य किया उनको भी निश्चित रूप से अंजाम तक हमारे सुरक्षा बल पहुंचाने में सफल होंगे, मगर वो तो मोहरे हैं। हमने चाल चलने वालों के मरकज को ध्वस्त करके दिखाया है। यानी एक होता ना कि एक होता गैंग लीडर और एक होता उसका शार्प शूटर। अरे साहब, गैंग लीडर के गैंग ऑफिस के ऊपर बम्बार्डिंग करके दिखा दी, और कोई बात नहीं, शार्प शूटर जहां भी बचा छुप रहा होगा उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रही बात न्यूट्रल डेस्टिनेशन और इसके ऊपर, तो अभी सुप्रिया जी ने बोला कि 2008 के बाद पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मार लिया गया था, शायद भूल गई। 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह सरकार ने खुद ये बोला था कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। 2008 के मात्र 9 महीने बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे जुलाई 2009 में शर्मल शेख में भारत, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्मल शेख में भारत और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें लिखा कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इतना शर्मसार करने वाला वो स्टेटमेंट था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को भी हिस्सा बनाया गया। यानी एक प्रकार से पहली बार भारत सरकार ने यह मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। अब खैर उस बात को छोड़िए, और फिर ये कहते हैं हमारी संप्रभुता पे, तो ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने जाके मात्र 1.5 साल पहले ये कहा था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। यानी जो माई बाप समझे जाते हैं लोकतंत्र के, वो शांत क्यों हैं, भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आता हूं ट्रंप वाले पे। केवल मैं फैक्ट सामने रखूंगा, आपके दर्शक अपने आप निर्णय ले सकते हैं। 9 और 10 तारीख की रात 2:30 बजे का बयान, जो इकबालिया बयान मैंने बता दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि वहां पर मिसाइल बेस के ऊपर गिरी हैं। जस्ट पहले 9 मई को
अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैंस से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से पूछा जाता है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उनका स्टेटमेंट है दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया, अब वो टाइमलाइन समझिए। 2:30 बजे रात को उनके 10-11 एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिरती है, जिसमें सबसे स्ट्रेटेजिक है नूर खान, उसके ऊपर बेस गिरती है सरगोदा, जहां पर कि ये माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें जानकारी, पर अमेरिका को हो सकती है क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां पर रह चुकी हैं। और जिस ढंग से अचानक न्यूक्लियर थ्रेट की बात भी ट्रंप ने कही, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस 9-10 की रात को ऐसा घटित हुआ। और इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार की बातें आई हैं कि वहां पर न्यूक्लियर लीक हुआ, और उसका मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका का कोई विमान गया है पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए, वो कह सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इसका मतलब कितना भारी स्टेटमेंट हो जाता। अब आइए, वो 10 की सुबेरे से भारत से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, 1 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ कॉन्टैक्ट करने की बात करते हैं, तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे, 3:35 पे बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है, और 4:35 पे ट्रंप का वो है ट्वीट। तो साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने करने के बाद बनाया होगा, और पाकिस्तान ने हो सकता है संभावित तबाही से बचने के लिए कुछ ऐसा किया हुआ हो, तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने तो बाद में 15 मई को अपने स्टेटमेंट में से साफ साफ मीडिएशन वर्ड विड्रॉ कर लिया, उन्होंने सिर्फ हेल्प कहा। और मैं एक और बात कहता हूं, यदि यह माना जा रहा है जो इंटरनेशनल मीडिया में है कि जो न्यूक्लियर बम रखे होते हैं, एक और दर्शकों की समझ के लिए, न्यूक्लियर बम किसी शॉपिंग मॉल और शोरूम की तरह ऊपर नहीं रखे रहते हैं, जमीन के कई मीटर नीचे बंकर बना के रखे गए होते हैं, और उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यदि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें उसके अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए थे, तो यह खतरा हो सकता था कि अंदर कोई न्यूक्लियर लीकेज या डिजास्टर हो सकता था। और उस स्थिति में आपको पता सरगोदा भारत की सीमा से कितना दूर है, 177 किलोमीटर, यानी जितना दूर दिल्ली से मथुरा है उससे कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, तो ऐसा नहीं कि कोई रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आके रुक जाने वाला था। तो क्या हुआ है, यह रक्षा विशेषज्ञों, हमारी सेना और निर्णय लेने वालों के ऊपर विचार करना चाहिए। परंतु एक तो ईमानदारी की बात है, भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, स्पष्ट आज भी जयशंकर जी ने बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान को मॉडिफाई कर लिया है, परंतु फिर भी वो लोग जिनके बयान पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं, भारत के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से लेके तमाम पॉलिटिकल लोग, वो इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठता है। ठीक है सुप्रिया जी, अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि किसी ने भी मध्यस्थता नहीं की, सीधे भारत और पाकिस्तान के इस बारे में बातचीत हुई और पाकिस्तान की ओर से पहले फोन आया था। ये देश के बाहर उनका बयान है। और देखिए 10 मई को जब ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में युद्ध का विराम करवाया, और 15 मई आते आते उनका बयान आता है कि मैंने मध्यस्थता नहीं बल्कि समस्या को सुलझाने में मदद की है। यह बात उनकी ओर से कही जाती है। तो ट्रंप ने तो खुद ही अपने बयान को खारिज कर दिया, और आज एस जयशंकर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एस जयशंकर जी ने तो अपने बयान में खैर ये भी कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बात की इल्तिजा करी थी कि हम टेरर कैंप को स्ट्राइक कर रहे हैं, आपकी सेना इससे बाहर रहे, हम सैन्य बेसिस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये भी पूछेंगे कि जब पाकिस्तान को इल्तिजा कर रहे थे तो हमारे नागरिकों को भी पुंछ में बता देते, बेचारे 16 लोग जो मर गए वो ना मरते। क्या ये गलत नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान को इल्तिजा करी? ये सवाल भी उठेगा, आपने पाकिस्तान को क्यों इन्फॉर्म किया? पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जो आतंक को शरण देता है, पनाह देता है, जिसकी सॉवरेनिटी में आतंकी कैंप बसे हुए मसूद अजहर जैसे लोग रहते हैं, हफीज सईद जैसे लोग रहते हैं, उनको आप क्यों इस पर इतना विश्वास कर रहे थे? क्यों आपने बताया? ये पहली बात हम कहेंगे। दूसरी बात मैं कहूंगी, आपने हवाला दिया ट्रंप जी के 15 मई के बयान का। 15 मई से 22 मई तक 1 हफ्ता बीत चुका है, और उस बीच वो 4 बार और बोल चुके हैं, आज सवेरे भी बोल चुके हैं। हाँ, और वो अपनी बात पर टिके हुए हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, और मैंने दोनों बीच में मत बोलिए, जैसे उनके बीच में नहीं, मेरे बीच में भी मत बोलिए। पहली। दूसरी बात ये हो गई, आप ये जयशंकर जी एजेंसी को बुलाकर क्या बाइट दे रहे हैं? जयशंकर जी फोन उठाएं, रूबियो से बात करें, मार्को रूबियो से, क्योंकि ये शर्म की बात है कि जब सीज फायर का अनाउंसमेंट आया तो पहली ट्वीट ट्रंप की आई, दूसरी ट्वीट मार्को रूबियो की आई, तीसरी ट्वीट जेडी वैंस की आई, जिसका ये नाम ले रहे हैं। हमारे से पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्री ट्वीट करता है, हम उसके बाद पौन घंटे बाद बोलते हैं। क्यों भाई? हमारी सॉवरेनिटी पर ये कौन होते हैं आका बनने वाले? ये बात पूछी जाएगी। और एक और बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं, और ये बात कहनी जरूरी है। ये बात इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री देश का के नाम संबोधन करने आते हैं। आधे घंटे पहले ट्रंप आकर सुबह के 6 बजे अमेरिका के बयान देते हैं, मैंने कराया। क्यों ये हो रहा है? ये कौन सी हरकतें कर रहा है अमेरिका?
और हम क्यों चुप रह रहे हैं? हम एएनआई के और पीटीआई को बाइट्स दे रहे हैं। अरे बात करिए अमेरिका के प्रशासन से और चुप कराइए इनको, ये कैसे बोल सकते हैं? और एक बात मैं यहां पे बोलना चाहती हूं, ये बात बोलनी जरूरी है। सुधांशु जी को इतिहास में जाने का बड़ा शौक है, इतिहास आपका बड़ा सियाह है सुधांशु जी, क्योंकि अगर इतिहास में जाइएगा तो मैं 1999 की उस लाहौर यात्रा का वर्णन करूंगी जहां पर नवाज शरीफ के साथ अटल जी गले मिल रहे थे और परवेज मुशर्रफ घुसपैठ करा रहा था। 3 ही महीने बाद कारगिल का युद्ध हो गया। कारगिल के युद्ध के रचयिता परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बनते हैं। 2001 में आप उनको आगरा समिट के लिए बुलाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं उनके लिए। चलिए, उसके बाद 2005 में लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना के मजार पे जाकर कहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष थे, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, वो जिन्ना जिसने पाकिस्तान का रचन किया। उसके बाद 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, नवाज शरीफ को बुलाते हैं अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, अपने अभिन्न मित्रों के जैसा ट्रीट करते हैं। 2015 में वो किसी को भी बिना बताए लाहौर चले जाते हैं नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने, बिरयानी से वहीं जो भी खाने, केक कटाने। 2016 में पाकिस्तान की नापाक आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी में आने की परमिशन पठानकोट में मोदी जी देते हैं। और आप हमसे यहां पर कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दिक्कत यह है सुधांशु जी, अगर कुछ हुआ तो आपने क्यों पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ही तो भाई हैं। आप मुझे ये जरा समझाइए कि 2025 में हम सीज फायर करते हैं जब हमारी सेना आक्रामक है, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं हमने उनको इल्तिजा करी, अपने लोगों को इल्तिजा क्यों नहीं करी? और सुधांशु जी देखिए, यहां पर आकर व्हाट्सएप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये आप अपने भक्तों और ट्रोल पर छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसने सीधे तौर पे कहा है कोई रेडिएशन की लीक नहीं थी, तो आप पता नहीं किन लोगों को और यहां पे कोट कर रहे हैं। और मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, आपने कहा जो आतंकियों ने हत्या की वो मोहरे थे। जिस औरत का 4 दिन में सुहाग उजड़ गया, जिस 8 साल के बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठ गया, जिस 60 साल के 65 साल के बुजुर्गों का एकमात्र लड़का चला गया, उनको जाके समझाइएगा कि वो तो मोहरे थे इसलिए हमने उनको नहीं मारा। उन 4 आतंकियों को मारकर हिंदुस्तान को ऐसी नजीर बनानी चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाना तो दूर, गंदी सोच रखने वाले की भी रूह कांप जाए। और सेना पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, आपने कहा सेना पर विश्वास, सेना से ज्यादा विश्वास तो कोई किसी पर कर ही नहीं सकता। हमारी सेना तो वो शूरवीर सैनिकों की सेना है। लेकिन आपके लोग कहते हैं कि, और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कहते हैं कि सेना जो है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आपके एक और मंत्री है विजय शाह, ये जगदीश देवड़ा की बात कर रही थी, एक और मंत्री है विजय शाह मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं कि सेना की जो सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में जो उन्होंने कहा है, मैं एक औरत होने के नाते यहां पर बोलूंगी भी नहीं, और उनको आप बर्खास्त नहीं करते हैं। आप हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। जब वो ऑर्डर आता है तो एफआईआर होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस एफआईआर पर क्या फटकार लगाई है ये सब जानते हैं। एफआईआर उनको बचाने के लिए लिखी गई है। अरे नैतिकता और मर्यादा दिखाइए, और जो गलीच ऐसे लोग हैं उनको निकाल बाहर करिए अपने पदों से। पार्टी से तो आप नहीं निकालिएगा, पद से तो निकालिए। आप ब्रिजभूषण के साथ खड़े होंगे, आप कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े होंगे, अब आप ऐसे लोगों के साथ भी खड़े हैं जो हमारी सेना का पराक्रम को खत्म कर रही है। कैसी कैसी बातें हो रही हैं। विजय शाह के मसले पर भी सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी को इस मामले में तो एक नजीर यकीनन स्थापित करनी ही थी, लेकिन उसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी भी उनके सवालों पर जवाब। वो आतंकवादी पकड़े कब जाएंगे जिन्होंने पहलगाम में यह आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया था? बिल्कुल, मैंने पुनः कहा यही इनकी नीति रहती थी कि सिर्फ मोहरों को पकड़ो और जो उनके सरदार हैं छोड़ दो। जिसे एक कहावत होती ना, अशरफियां लुटे मोहरों पर छाप, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मगर अब हमारी सरकार इस ढंग की चीजों में नहीं पड़ती, वो पेनी को भी पकड़ेगी और पाउंड को भी पकड़ेगी। हम ये कह रहे हैं, देखिए इनकी पार्टी ने 55-56 साल सरकार चलाई है। अब मैं कहना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय को कैसे पता हो सकता है किस समय स्ट्राइक होने वाली है? यह तो सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में होगा। दूसरी बात, इवन डिफेंस में भी अगर आर्मी की कोई स्ट्राइक कोर या एयरफोर्स का कोई स्क्वाड्रन काम करने जा रहा, तो सूर्य स्क्वाड्रन के बाहर किसी को नहीं पता होगा, स्ट्राइक कोर के बाहर नहीं पता होगा। तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष यह कहे कि साहब विदेश मंत्री ने जस्ट पहले बता दिया, तो इसका मतलब उन्हें सरकार के काम करने का तरीका ही नहीं पता है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। फैक्ट यह है, विदेश मंत्रालय की समिति में इनके नेता शशि थरूर जी स्वयं अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता थे। मैं खुद उसमें था, उसमें 24 लोग प्रेजेंट थे, मतलब हाईएस्ट उसमें प्रेजेंस थी। विदेश सचिव ने बहुत स्पष्ट बताया कि 1:30 बजे जब हमारी स्ट्राइक खत्म हो गई
उसके बाद विदेश मंत्री ने फोन किया पाकिस्तान को और कहा कि हमने आपके यहां स्ट्राइक की है। अब आज का भारत घुसता भी है, मारता भी है, मारने के बाद बताता भी है। फिर हमने स्पष्ट किया कि हमने आपके किसी नागरिक इंस्टॉलेशन को, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को हमने निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को बनाया। अब यह आपके ऊपर है कि आप मामले को बढ़ाना चाहें या ना बढ़ाना चाहें, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। यह बात। दूसरी बात, भाई अगर ट्रंप के बयान पर भरोसा करिए तो पूरा करिए ना। ट्रंप ने कहा कि मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर को अवॉइड किया है, तो भैया आधा तो ट्रंप का बयान स्वीकार है कि उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर वाले में आईएईए बीच में, आईएईए की तो कोई टीम ही नहीं गई इस बीच में पाकिस्तान में, तो कहां से कहे। तो मेरा मानना है या तो भारत सरकार के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए, ट्रंप के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए। ये दोनों का आधा 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 लेने का प्रयास मत करिए, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा विजय शाह जी ने जो बयान दिया है उसके लिए माफी भी मांगी है, खेद भी व्यक्त किया है, इसके बावजूद जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो होगी। मगर राम गोपाल जी ने जो व्योमिका सिंह जी के लिए कहा उसके लिए तो माफी भी नहीं मांगी। अब ये बताइए, इनके लोगों ने भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा, माफी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को जाके सिद्धू ने, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल बाजवा को गले लगाया, माफी भी नहीं मांगी। हाफिज को साहब कहा, माफी भी नहीं मांगी। और तो और ये कह रहे हैं उन लोगों से जाके पूछिए। तो मैं कहना चाहता हूं, भारत की संसद पे हुए हमले में जिन लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, मगर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। तो मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी भी नहीं मांगी, उनका तो समर्थन करने चले गए। इसलिए उस विषय को छोड़िए। और कौन किसको अपना विदेशी प्रभाव में आता है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में विदेश मंत्री थे नटवर सिंह। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, और उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे विदेश मंत्री पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह की कहानी, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उनकी जबानी। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि जो विकीलीक्स में लिखा है सच है, मगर आज तक आके कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है कि हिलरी क्लिंटन ने कहा कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया कैसे मंत्री बनने वाले थे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये कहां से आया। बकौल विकीलीक्स जाके अमेरिका के राजदूत से मिलकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। बकौल विकीलीक्स 2008 में न्यूक्लियर डील को फाइनल करते समय स्टीवन वाइट जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था, उसको इनका एक नेता जाके कहता हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है पूरा सांसदों को सेट करने के लिए, न्यूक्लियर डील पास हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, और पीछे की बातों को तो छोड़ते चले जाइए, उसमें तो फिर बहुत सारा विस्तार में जाएंगे तो कौन किसके साथ रहा है। इसलिए मेरा मानना है इस अवसर पर सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और आपसी मतभेद और राजनीतिक मतभेद को इस संवेदनशील समय में दूर रखे तो बेटर है। मगर क्या करें, इनके खड़गे जी बोल देते हैं ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए कि छोटी मोटी बात है। मुझे लगता है ये इन बातों को दरकिनार करके इस समय एकजुटता प्रदर्शित करने का जो भाव आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में दिखाया था, उस पर ईमानदारी से रहिए तो ज्यादा अच्छा रहे। सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। राजनीति कौन करता है, 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जहां नीति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कौन गाड़ी से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति कौन कर रहा है, हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर नहीं कर पाए, प्रभाव में आ गए, दबाव में आ गए। लेकिन उसके बाद रेलवे टिकट के फोटो पर ऑपरेशन सिंदूर छपेगा, फोटो छपेगी मोदी जी की। उसके बाद बड़े बड़ी होर्डिंग लगाई जाएंगी, बिल्कुल आर्मी की यूनिफॉर्म में आ जाएंगे मोदी जी, कभी पायलट बन के अपने छपवा देंगे पोस्टर मोदी जी। और ये लोग नहीं छपवा रहे हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पर हैं ये। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल हैंडल देखिए, बीजेपी नेशनल हैंडल देखिए, मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय ले रहे हैं। आप सेना को कभी तो श्रेय दीजिएगा। राजनीति ये होती है, राजनीति ये होती है कि आप धीमे से कन्नी से काट के निकल गए कि विजय शाह ने माफी मांग ली। माफी मांगने का काम नहीं किया है, उन्होंने पाप किया है।
उन्होंने जो बातें एक ऑफिसर के लिए कही हैं, जिसका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो पाप है, वो गलत है। उनको बर्खास्त न करना दिखाता है कि आप हर बार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, जगदीश देवड़ा किस हैसियत से कहते हैं कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी और उनको तो बर्खास्त भी नहीं किया गया। अरे आपकी पार्टी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर लेती तो हम मान जाते। आपने बोला मुसलमान मुल्कों ने आतंक का वो किया है, उसको गलत बोला है। एक भी मुल्क ने हमारे सपोर्ट में कुछ बोला है? एक मुल्क का स्टेटमेंट दिखाइए। इससे पहले हिंदुस्तान को इतना अलग थलग कभी नहीं महसूस कराएगा। और किसके सामने? वो कंगले पाकिस्तान के सामने, जिनके पास आटा नहीं है खाने को और चले जंग करने। हमारी कूटनीति का ये सबसे बड़ा फेलियर है। यहां पर एक बात कहनी और जरूरी है, प्रभाव में कौन आता है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप लोगों को एक ग्रुप्स बनाकर आपने 11 साल सत्ता में 90 कंट्रीज की यात्रा करी, मोदी जी ने अपने आप को विश्वगुरु घोषित कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात करने की विश्व के सामने मौका आया तो आपको विपक्ष की जरूरत पड़ी और मैं इसका स्वागत करती हूं। आपने विपक्ष को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात कही और आपने कहा कि विपक्ष के लोगों को भी आपने इंक्लूड किया, अच्छी बात है। आप दुनिया भर में लोगों को बात करने के लिए भेज रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सदन को कब बताइएगा? संसद में सत्र कब होगा? 2008 के बाद अडवाणी जी ने कहा संसद का सत्र होना चाहिए, संसद का सत्र हुआ, उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया उस सत्र में। अटल जी ने कहा था 62 में युद्ध के दौरान सत्र हुआ, देश को विश्वास में लिया गया। आप सत्र से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया को बताना है क्या हुआ, भारत के संसद को नहीं बताना है। भारत में सत्र नहीं बुलाना चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, क्या उनको सच जानने का हक नहीं है? और अगर बार बार आप इतिहास कुरेदिएगा तो फिर इतिहास कुरेदने पर मैं भी आ जाऊंगी और फिर बताना पड़ेगा कि भाई 1999 से पहले मुस्लिम लीग के साथ तो सरकारें आप मिलकर चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चला रहे थे। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में सरकारें भी चला रहे थे और ब्रिटिशर्स को लिखकर बता भी रहे थे कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। और सावरकर जी, उन्होंने कितनी अंग्रेजों की परस्ती करी है सबको पता है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज वो मौका नहीं है। अगर आप धृष्टता पे आइएगा तो मैं भी राजनीति पर आऊंगी। और राजनीति बड़ी गंदी कर रहे हैं आप, मोदी जी का फोटो छपवा कर अमित कॉम्बैट में कराकर, ये गंदी राजनीति है, इससे बचिए, ये मत करिए। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता, ये मैं विश्वास से कह सकती हूं। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, थोड़ा सा और धैर्य दिखाना चाहिए। लेकिन जब हम 1971 में जीत का श्रेय और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, तो अभी मोदी जी के पोस्टर से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, इसका जवाब देंगे सुधांशु जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें आज राजस्थान में कही हैं, उसको बताते हुए मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देश ने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, उसके बाद हमारी पहली सभा राजस्थान की सीमा पर हुई थी। दुनिया ने देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम ने आगे कहा है कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देश ने संकल्प लिया था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी कार्रवाई हुई है। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने छिपकर वार सीने पर किया था और हमने जबरदस्त प्रहार घर में घुसकर किया है। सुधांशु जी, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों तक बता रहे हैं, लेकिन जो बातें सुप्रिया श्रीनेत ने कही हैं वो आपको इतिहास में आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं और बार बार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। क्यों नहीं बुला लेती है सरकार? दोनों बातों का जवाब देता हूं, इतिहास और वर्तमान दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? आपने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की? नहीं की। अब आइए पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का बर्ताव
और किस प्रकार की चीजें हुई और किसने सामर्थ्य दिखाया। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेना के शौर्य पे भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे। सुषमा स्वराज जी ने जब मुद्दा, वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्संस केम एंड कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हां, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और 2008 की बात है तो फाली होमी मेजर, उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने 2016 में लिखा है कि सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा हुआ है, द प्रॉमिस लैंड किताब में उन्होंने लिखा हुआ है 2010 में मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पे कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह को लगा, कांग्रेस को यह लगा कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसलिए कार्रवाई न की जाए। और वो मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के लिए कह रही हैं कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था तब वहां गए। क्या बचकानी बात है, ऑपरेशन चल रहा था तो किसी को अलाउ कैसे किया गया भाई? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। इसलिए इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं वो बातें मुझे लगता है कि सोच समझकर गंभीरता से करनी चाहिए। और रही बात 1971 की वॉर की, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े, पीओके नहीं सॉल्व कराया, छोड़िए। हमने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए, वो छोड़िए। हमने पंजाब और सिंध का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का कब्जा किया था वो क्यों वापस कर दिया भाई? और मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि जिस अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए, उस अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? कुछ तो खेल हुआ होगा ना। और उस समय, जिस समय यूनाइटेड नेशंस में एक नहीं आधा दर्जन प्रस्ताव आए हमारे विरुद्ध, हर बार सोवियत संघ ने वीटो किया। और इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की। फिर सोवियत रूस ने वीटो किया, और सोवियत रूस के वीटो का सोवियत रूस ने जो उस समय साथ दिया था उसका कर्ज क्या क्या चुकाया है भारत की सरकार में, ये मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा प्रिवी पर्स खत्म करो लेट 60s में, यस सर कर दिया। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस सर कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। पीएसयूज बना दो यानी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। कमिटेड जुडिशरी की बात कर दो, यस सर कर दिया। फिर उसने कहा अपना नाम बदलो, अपनी वल्दियत बदलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यस सर लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में और इतिहास में जाएंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को जो लेटर लिखा है, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है, कोई जाके चेक कर ले। ऐसी शर्मसार करने वाली बात लिखी है कि अमेरिका से स्क्वाड्रन मांगी और कहा एयरफोर्स का कंट्रोल आप करिए, वरना चाइना हमारा टोटल कब्जा कर लेगा। एयरफोर्स, उन्होंने कहा हमारे पायलट को चलाना नहीं आता। 19 नवंबर 1962, तब 20 नवंबर को आके अमेरिका ने किया था। मैंने फैक्ट के साथ बोला है, सारे सोर्स कोट करके बोले हैं, कोई बात हवा में नहीं बोली है। सुप्रिया जी माने या ना माने, चित्रा जी आपको विश्वास हो ना विश्वास हो, मैं लाखों दर्शक जो देख रहा हूं उनसे कहूंगा जाइए चेक करिए। 2010 में कैनेडी फाउंडेशन के द्वारा डिक्लासिफाइड किए गए लेटर में क्या क्या लिखा है, इसलिए पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है सुप्रिया जी, इस पर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कुछ और बड़ी बातें कही हैं, उसका भी सवाल आप पर लेते हुए, जो अपने हथियार पर घमंड करते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का खेल है। ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान के लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब ले लिया गया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, वो घर में दुबके पड़े हैं। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। सुप्रिया श्रीनिधि जी, सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में नहीं मिलाया है, यह अंतर है। और हम सब सिंदूर लगाते हैं, और सिंदूर सौहार्द का, सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। सिंदूर सुहागन के लिए क्या मायने रखता है, यह हिमांशी नरवाल से पूछ लेगा, जिसका सिंदूर 4 दिन में उजड़ गया। 26/11 में और अभी में यह अंतर है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक उन आतंकियों को नहीं मारा है। 26/11 में हर आतंकी मारा गया था। और असलियत यह है कि जो शहीद हेमंत करकरे, जिन्होंने बड़ा प्रहार किया था, उनको इनकी साध्वी प्रज्ञा, जिनको ये संसद लेकर आए,
उन्होंने श्राप भी दिया था और कहा था कि ये किसकी मौत मारा जाएगा, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती हूं। आप तो उन लोगों के साथ खड़े थे जो 26/11 की लड़ाई यूनिफॉर्म में लड़ रहे थे और शहीद हुए थे हेमंत करकरे जैसे लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए, और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है, सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया हमने? अमेरिका बार बार कह रहा है, ट्रेड की धमकी दी, व्यापार का हवाला देकर मैंने बंद कराया। हमने सिंदूर के साथ ही सौदा कर लिया। सिंदूर के साथ कोई सौभाग्यवश सौदा कर सकती है? किस सिंदूर की बात आप कर रहे हैं? जिनका सिंदूर उजड़ गया वो आज भी न्याय मांग रहे हैं। 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कहां है वो आतंकी? 26/11 के आतंकी मारे गए थे, इस बार के आतंकी अभी तक मारे नहीं गए। सुधांशु जी ने पीओके की बात करी। 11 साल से सत्ता में आप हैं। हमने जब 1971 में पाकिस्तान से जंग लड़ी थी तो पूरा विश्व हमारे खिलाफ था, लेकिन हमने दृढ़ता से अपनी सेना के मनोबल को ऊंचा रखा, शौर्य और पराक्रम पर विश्वास किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अमेरिका ने बोला 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, हमने कहा 70वां भेज दो, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करेंगे। और किया। आपने क्यों नहीं किया? आपके साथ तो पूरा मुल्क खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था, एक स्वर में कह रहे थे सिखाओ पाकिस्तान को लेसन। क्यों नहीं आप कुछ कर पाए निर्णायक कार्रवाई? आप क्यों पीछे हट गए? आपके पास मौका था, आपको पीओके इस बार लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया आप? ऐसे ही थोड़ी इंदिरा जी याद करी जा रही है और आपके लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने जो कर दिया वो मोदी जी नहीं कर पाए। ये असलियत है। यहां पर 2-4 बातें यहां पे और भी कहनी जरूरी है। ये बात कर रहे थे किसी फवाद चौधरी की। कौन है ये चिंटू? उसको क्यों इतना पॉपुलर बताते हैं आप बुला बुलाकर? उसने नेहरू की तारीफ कर दी। अरे नेहरू की तारीफ विश्व करता है, आपने तो जाके जिन्ना को सेक्युलर बता दिया। अडवाणी जी उसकी मजार पर गए, वहां पर प्रार्थना करी, वहां पर श्रद्धांजलि करी, चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, उसको धर्मनिरपेक्ष बताकर आ गए उस जिन्ना को जिसने बंटवारे की पहल करी थी इनके सावरकर के साथ मिलकर। आप यहां पर आपने एक सवाल पूछा था और यहां पर सुधांशु जी ने कुछ बातें कही, उसका जवाब देना चाहती हूं। सुधांशु जी, आपको बैंक नेशनलाइजेशन से दिक्कत है? मुंबई में एक क्रोनी कैपिटलिस्ट जो थे वो बैंकों पर कब्जा करके रखते थे। इंदिरा जी ने एक बार में बैंक का नेशनलाइजेशन किया और गरीबों तक बैंक पहुंचा, गरीबों तक सेवाएं पहुंची, छोटी छोटी जगहों पर बैंक की ब्रांचेस खुली। आप एक भी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, एक का नहीं कर सकते हैं, यह असलियत है। आपको दिक्कत पीएसयू बनने से, वो सरकारी पीएसयू बने, हां बनाए पीएसयू हमने, और असलियत यह है कि आपने एक भी पीएसयू नहीं बनाया 11 साल में। हमने सरकारी उपक्रम बनाए, वहां पर लोगों को नौकरियां दी और स्पेशली दलित, पीड़ित, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन के माध्यम से वहां पर नौकरियां मिली। आपको उससे भी दिक्कत है? सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, हम इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इंदिरा जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा सबक सिखाया और आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके 1 महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। यह सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया शिनेज जी आप लोगों से। बिल्कुल जवाब दीजिए, आप ही से सवाल है। 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। हाँ। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन, और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहें, क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, आप इंदिरा जी को नहीं मानते हैं, आप उस व्यक्ति उनको नहीं मानते जिसको इस देश ने दुर्गा कह दिया, आप कहिए ना। अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं। इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए, इस देश के सदन को कुछ तो आप गरिमा मानते होंगे, इस देश के सदन की कोई तो महत्ता है। लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि अगर आज हमारे मन में सवाल है तो 142 करोड़ लोग तो नहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि खड़े होंगे। तो उनके सवालों को सुनिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। जैसे कि अडवाणी जी ने पूछा था सवाल और मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, जैसे कि अटल जी ने पूछा था सवाल और नेहरू जी ने जवाब दिया था। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये बात?
ये बात आप क्यों नहीं कह पा रहे कि भारत के संसद का सब विशेष सत्र बुलाया जाए, संसद से ज्यादा सुप्रीम इस समय कुछ नहीं है और संसद को सच बचाया जाए। सुधांशु जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, लेकिन पीएम ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ने आज जो राजस्थान में कहा है कि आतंक का फन कुचलने की यही नीति, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एटम बम की गिदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। आतंकी आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा, उन्हें एक ही माना जाएगा। ये पीएम का बयान है। लेकिन सुप्रिया श्रीने जी बार बार ये सवाल पूछ रही हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाकर जवाब देते हैं प्रधानमंत्री उसमें। बिल्कुल मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सेना ने भी कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, यह युद्ध विराम नहीं है, यह सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिस समय ऑपरेशन चल रहा है यानी अल्प विराम हुआ है, निश्चित रूप से पूर्ण विराम होने दीजिए, उसके बाद संसद का सत्र और सारी बात होगी। और सुप्रिया जी, देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 26 नवंबर को हुआ था। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र ऑटोमेटिक चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं था। नवंबर 1962 में हुआ था, उस समय नवंबर दिसंबर कोई जाके चेक कर ले, हर साल नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। और अटल जी का क्या नाम लेना, अटल जी तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर एमपी थे। उस समय तो अटल जी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि अटल जी के कहने ऊपर इन्होंने, नेहरू जी ने ये कर दिया जो कहने, वो वाली बातें थी कि 58-59 से चल रहा था, वो अलग बात है। दूसरा फैक्ट देखिए, आप लोग क्या कहने का प्रयास करते हैं। इनके मुंह से भी क्या निकला, जिन्ना जिसने देश बांटा था सावरकर के साथ। अरे भैया, 22 अप्रैल से मात्र 7 दिन पहले आसिम मुनीर अपने मुंह से बोल चुका कि 2 नेशन थ्योरी हमने की, और जो थे सर सैयद अहमद ने उसका आधार बनाया था, जिसके बेस के ऊपर जिन्ना ने किया। मतलब जो अपराधी है उसने इकबालिया बयान कर लिया, फिर भी देखिए कैसे झूठ ये लोग परोसने में लगे रहते हैं। छोड़िए वो सारी बातों, पुरानी बातें, अब इस पे आइए। 26/11 इन्होंने कहा 26/11 के सारे आतंकियों को मार दिया गया था, मगर 26/11 को इनकी सरकार का कहना है कि हाफिज सईद ने कराया, वो तो आज तक मारा नहीं गया, उसे तो आतंकवादी घोषित करवाया मोदी जी की सरकार ने। और इस ऑपरेशन सिंदूर में उसके सारे के सारे घर वाले मारे गए, और उसने तब ये कहा, ये रिपोर्ट आई है कि काश मैं भी मर जाता तो ठीक था। और आप तो छोड़िए, आपके नेता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया, 26/11 आरएसएस ने करवाया। आप लोग तो ये कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, ये दिग्विजय सिंह उसका उद्घाटन विमोचन कर रहे थे। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कोई? 162 लोग जो मारे गए और जो एक जिंदा पकड़ लिया गया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, शायद वो लोग भूल गए हों, सारे आतंकवादियों ने फेक हिंदू आईडी बना रखे थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपने सीने पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, और तो यह किताब इनकी पहले से तैयार थी। ऐसा नहीं कि किताब जो थी वो 10-12 दिन में लिख दी जाती है कोई भी किताब। इसका मतलब देश के साथ कितनी बड़ी राजनीति की जा रही थी, हमें इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, देखिए सुप्रिया जी कम से कम आर्थिक विषयों की तो बहुत बेहतर जानकार हैं। एक तरफ कहती कंगला पाकिस्तान, और फिर वो कह रही ट्रंप के उस बयान पे उनको यकीन हो रहा कि ट्रेड की बात कही। अरे भाई, कंगला आदमी को ट्रेड कर सकता है क्या? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अब आइए आईएमएफ के लोन पे मैं बताना चाहता हूं। आईएमएफ के लोन पे भारत के दबाव के चलते हुए 11 एडिशनल शर्तें लगाई गई हैं, जो 24वां बेल आउट पैकेज 75 साल में दुनिया का इकलौता देश है जिसको जवाब दे देश से कह रही है कि वो ट्रेड होगा, और ये यकीन कर रही है कि ट्रेड। आज सुप्रिया जी, हमारा 131 बिलियन। चलिए, मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन कर रही हूं। आज बीजेपी, अरे शांत रहिए, आज मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन कर रही हूं। आप तो यहां बैठ के असीम मुनीर पर भरोसा करे बैठे हैं। बीच में मत बोलिए, असीम मुनीर पर भरोसा कर रहे हैं आप। बंद कराइए इनका फेडर, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात का हवाला दे रही हूं। अरे सुधांशु जी, बौखला क्यों रहे हैं? मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन करके बोल रही हूं। आप तो असीम मुनीर पर भरोसा करके बैठे हैं, उसकी बात का हवाला दे रहे हैं। आप तो असीम मुनीर पर विश्वास कर रहे हैं। उसकी बात को हिंदुस्तान के चैनल पर बोलना चाहिए। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ सांसद हैं, असीम मुनीर का नाम ले रहे हैं। और आपकी पार्टी ने जो नेता प्रतिपक्ष की फोटोज के साथ किया है वो पाप है। मैं यहां पर बोलना चाहती हूं, तुकाराम जी याद रहे, हेमंत करकरे याद नहीं आए।
और 26/11 का मसूद अजहर, उसको आप ही ने तो छोड़ा था कंधार, विशेष विमान में ले गए थे, पैसे लेकर गए थे, ना छोड़ा होता तो ये सारी चीजें ना होती। और सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी 1934 के आसपास बोली थी हिंदू महासभा के कन्वेंशन में। इतिहास बड़ा सियाह है आपका, इतिहास कुरेदा जाएगा तो आपकी मुखबिरी, आपके माफीनामे सब निकलते जाएंगे, और कैसे आप बार बार भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं वो भी पता चलेगा। IMF से पाकिस्तान को लोन मिला और अब इस लोन से उन्होंने घोषणा करी है कि वो आतंकी कैंपों का पुनर्निर्माण कराएंगे। ये आपकी विफलता है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषय पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश का ये चरित्र है, सियासतदान इससे बाज नहीं आते हैं। अब आगे क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी ABP न्यूज की नजर। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।